अगर मैं आपसे कहूं कि आज का कोई एक खास पल आपको हमेशा के लिए बचाना है, तो आप क्या करेंगे? मैं बस जेब से फोन निकालूंगी और एक फोटो खींच लूंगी। हाँ, बिल्कुल वही। आज के लोग यही करते हैं। 1 सेकंड लगता है और वो पल हमेशा के लिए डिजिटल दुनिया में लॉक हो जाता है। एकदम साफ, सटीक और जो कभी बदलता नहीं। एकदम। हम इंसान है ना। हमें चीजों को उनके असली रूप में देखने की और उन्हें हमेशा के लिए वैसे ही सहेज कर रखने की एक बहुत गहरी आदत है। ये हमारी फितरत का हिस्सा है। लेकिन अब जरा सोच कर देखिए कि आज से 500 या 1000 साल पहले का कोई पल हो, कोई बहुत ही कड़वा अनुभव या कोई बहुत गहरी खुशी जिसे सहेज ना हो, वो भी बिना किसी कैमरे के, बिना किसी हार्ड ड्राइव के। हाँ, तब तो ये सब था ही नहीं। वही तो, सिर्फ इंसान की आवाज थी और शब्द थे, और वो भी ऐसे शब्द जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते बदलते रहते थे। तो उस वक्त की जो तस्वीर होती होगी, वो आखिर कैसी होती होगी? तब आ, तब वो तस्वीर कोई रुकी हुई या फ्रीज की हुई चीज नहीं रह जाती। वो एक तरह से जिंदा, सांस लेती और धड़कती हुई परंपरा बन जाती है। जिंदा तस्वीर। हाँ, क्योंकि समय के साथ हर आने वाली नई पीढ़ी उसमें अपने खुद के नए रंग भरती है और उसका रूप बदलती रहती है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम लोग इसी जिंदा और धड़कती हुई तस्वीर को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। यानी हिंदी साहित्य की एक बहुत विशाल और रहस्यमयी दुनिया। बिल्कुल। मैं आइगिनो की जो अकादमिक अध्ययन सामग्री और लोक साहित्य पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान के नोट्स पढ़ रहा था। उन्होंने सच में मेरे दिमाग की कई खिड़कियां खोल दी हैं। उन नोट्स में काफी गहरी बातें हैं। बहुत गहरी। और आज हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि इंसान की कहानियां और उसके विचार कैसे गांव की चौपालों से और मौखिक परंपराओं से निकलकर आज की इतनी कॉम्प्लेक्स लिखित विधाओं तक पहुंचे हैं, जैसे नाटक, संस्मरण और रिपोर्टाज। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इनको दूसरी भाषाओं में अनुवाद करना कितना मुश्किल होता है। हाँ, अनुवाद का वो जो नाइटमेयर है उसको भी समझेंगे। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हम इस चर्चा में सिर्फ पन्नों पर छपी हुई लाइनें नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों का पूरा एवोल्यूशन समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही शानदार सफर होने वाला है, क्योंकि साहित्य आखिर क्या है? वो सिर्फ कागजों का ढेर तो है नहीं। ये समाज का एक ऐसा आईना है जो वक्त की करवटों के साथ अपना खुद का अक्स बदलता रहता है। सही बात है। लेकिन अगर हम इस सफर की शुरुआत कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले उस एक बुनियादी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है जो अक्सर लोगों को होती है। हर लिखा हुआ शब्द साहित्य नहीं होता। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब मैं नोट्स पढ़ रहा था तो मैं इसी जगह आकर रुक गया था। वहां एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वंगमय। वंगमय, हाँ। ईमानदारी से कहूं तो मैं हमेशा यही मानता था कि जो कुछ भी किताबों में छप गया, जो भी लिखा हुआ है, वो सब साहित्य है। ये बहुत ही आम धारणा है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन अकेडमिक रूप से ये ठीक नहीं है। वाङ्मय और साहित्य के बीच का अंतर समझना ही वो नींव है जिस पर हमारी आगे की पूरी चर्चा खड़ी होगी। तो इसको थोड़ा आसान भाषा में बताइए, वंगमय आखिर है क्या? वाङ्मय का मतलब है दुनिया की हर प्रकार की लिखित रचना। मतलब चाहे वो इतिहास का कोई सूखा सा क्रॉनिकल हो, क्वांटम फिजिक्स का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च पेपर हो, या फिर इकोनॉमी के डेटा और आंकड़े हों, ये सब कुछ वाङ्मय के अंदर आता है। अच्छा। लेकिन साहित्य केवल वो है जो पढ़ने वाले को आनंद दे और उसे उसके निजी स्वार्थ या पर्सनल टेंशन से मुक्त करके एक खास तरह का भावनात्मक अनुभव दे। चलिए इसको थोड़ा सुलझाते हैं। क्या हम इसको आज की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो वाङ्मय है वो एक तरह से पूरा इंटरनेट है? हाँ, कह सकते हैं। जहां दुनिया भर का सारा डेटा, फैक्ट्स और सूचनाएं एक साथ डंप कर दी गई हैं। लेकिन साहित्य एक बहुत ही सावधानी से चुन चुन कर बनाई गई एक म्यूजिक प्लेलिस्ट है जो आपको एक खास एहसास देती है, जो आपको थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया से काटकर खुद से मिला देती है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इसी आधार पर साहित्य को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला है सूचनात्मक साहित्य, जो हमें नई जानकारी देता है, जैसे कोई यात्रा वृत्तांत हो गया जो हमें किसी नई जगह के बारे में बताए। दूसरा होता है विवेचनात्मक, जो हमारे ज्ञान और देखने के नजरिए को थोड़ा एक्सपैंड करता है। और तीसरा? और तीसरा और सबसे खास है सृजनात्मक या रचनात्मक साहित्य।
यहाँ लेखक कुछ इस तरह से अपनी बात कहता है कि पढ़ते वक्त हमें लगता है अरे ये तो मेरे ही दिल की बात कह रहा है। हाँ, वो जो कनेक्शन बनता है। बिल्कुल। और इसी सृजनात्मक साहित्य की जड़ों में जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं मिलती हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य यानी फोक लिटरेचर अध्ययन सामग्री में से गांव की चौपालों और पारंपरिक समाजों की सहज अभिव्यक्ति कहा गया है। हाँ मुझे इसकी सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि इसका कोई एक रचयिता नहीं होता। हाँ, इसका कोई एक लेखक नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों, गीतों और कहावतों के रूप में आगे बढ़ता है। मतलब ये एक तरह से पूरे समुदाय की सामूहिक संपत्ति है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये सिर्फ एक रुकी हुई संपत्ति नहीं है, ये एक बहती हुई नदी की तरह है। लोक साहित्य की भाषा एकदम अकृत्रिम और स्वाभाविक होती है। उसमें वो नियम वगैरह नहीं होते। एकदम नहीं। उसमें व्याकरण के जो कठोर नियम होते हैं या जिसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, वो नहीं होती। और क्योंकि इसका कोई एक लेखक नहीं होता, इसलिए इसमें किसी एक इंसान का अहंकार या उसकी कोई पर्सनल आइडियोलॉजी थोपी भी नहीं लगती। ये बस सीधे मिट्टी से उपजा हुआ दर्शन है। क्या बात है। अगर हम इसको भी थोड़ा आज के नजरिए से देखें, क्या हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह है? ओपन सोर्स कैसे? जैसे जहां किसी एक ने थोड़ा सा कोड लिखा, फिर दूसरे गांव के किसी आदमी ने आकर उसमें सूखे या अकाल का एक नया पैराग्राफ जोड़ दिया, फिर किसी तीसरे ने अच्छी फसल होने पर एक गाना जोड़ दिया। मतलब पूरा समुदाय उसे मिलकर कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और अगर आपकी बात माने और लोक साहित्य एक ओपन सोर्स है, तो फिर शिष्ट साहित्य वो सॉफ्टवेयर है जिसे बाकायदा किसी एक कंपनी ने, किसी एक डेवलपर ने पेटेंट करा रखा है। अच्छा, मतलब इसका कोई मालिक होता है। हाँ, शिष्ट साहित्य समाज के पढ़े लिखे और सभ्य वर्ग द्वारा लिखा जाता है। इसका रचयिता हमें पता होता है, ये लिखित रूप में होता है और इसकी भाषा व्याकरण के एकदम कड़े नियमों से बंधी होती है। लेकिन एक सवाल जो मुझे नोट्स पढ़ते हुए बार बार परेशान कर रहा था, ये जो शिष्ट शब्द है, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये लोक साहित्य से बेहतर है या उससे थोड़ा ज्यादा समझदार और सुपीरियर है। क्या ये विभाजन किसी तरह के भाषाई या वर्ग भेद को नहीं दर्शाता? क्या शिष्ट साहित्य सच में लोक साहित्य को थोड़ा नीची नजर से देखता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और अक्सर लोग यही गलती करते हैं समझने में। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। उलट कैसे? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि शिष्ट साहित्य लोक साहित्य से बेहतर या ऊपर नहीं है, वो सिर्फ उसको पेश करने का एक अलग ढांचा है। असल में शिष्ट साहित्य हमेशा लोक जीवन की अनुभूतियों के आगे हाथ फैलाए खड़ा रहता है। मतलब वो रॉ मटेरियल वहीं से लेता है। बिल्कुल। वो लोक की उन्हीं कच्ची भावनाओं को लेता है, उसे परिष्कृत यानी रिफाइन करता है, व्याकरण के साँचे में ढालता है और एक नया रूप दे देता है। लोक साहित्य में आंचलिकता होती है। एक मिनट रुकूंगा आगे बढ़ने से पहले। ये आंचलिकता क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? आंचलिकता का मतलब है किसी एक खास इलाके या रीजन की मिट्टी की महक। अच्छा। जैसे मान लीजिए अवध के किसी गांव में कोई दादी अपने पोते को जिस खास लहजे में डांटती है, या वहां के किसी लोकल त्योहार की जो अपनी एक अलग खुशबू होती है, वो आंचलिकता है। समझ गया। लोक साहित्य उसी एक छोटे से आंचल या इलाके तक सीमित रहता है, जबकि शिष्ट साहित्य क्या करता है, वो उसी दादी की डांट वाली डीप भावना को उठाता है और उसे ऐसे शब्दों में पिरोता है कि वो एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक रूप ले ले, ताकि सब रिलेट कर सकें। हाँ, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान उस इमोशन को समझ सके। सही पकड़े हैं। यानी लोक साहित्य वो कच्ची, खुरदरी लेकिन एकदम असली मिट्टी है, और शिष्ट साहित्य उसी मिट्टी को चाक पर चढ़ाकर गढ़ा गया एक बहुत ही सुंदर पॉलिश किया हुआ बर्तन है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। दोनों की अपनी अहमियत है। बर्तन मिट्टी के बिना बन नहीं सकता और मिट्टी बर्तन बने बिना ज्यादा दूर तक जा नहीं सकती। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। और जब हम इस गढ़े हुए शिष्ट साहित्य या लिखित साहित्य की दुनिया में अंदर आते हैं, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर हिस्सा वो है जहां लेखक की कल्पना उड़ान भरती है। यानी कथा साहित्य, या जिसे हम फिक्शन कहते हैं। हाँ, फिक्शन, जहां हम अपनी मर्जी से एक बिल्कुल नई दुनिया बनाते हैं। लेकिन उन व्याख्यानों को सुनते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि फिक्शन ने भी समय के साथ खुद को कैसे कैसे बदला है। जैसे उपन्यास यानी नॉवल और कहानी यानी शॉर्ट स्टोरी का ही अंतर देख लीजिए। हाँ, ये दोनों ही कथा साहित्य हैं, फिक्शन है,
लेकिन इनको पढ़ने का अनुभव एकदम अलग होता है। कैसे? उपन्यास में ना जीवन का बहुत ही व्यापक और डिटेल में चित्रण होता है। इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, कई पीढ़ियों की कहानियां चलती हैं और घटनाओं का एक पूरा जाल होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद का गोदान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप एक पूरी दुनिया में महीनों तक जीते हैं। हाँ, अगर इसको भी हम आज की भाषा में कहें तो उपन्यास एक बहुत लंबी, कई सीजन्स वाली वेब सीरीज की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जहां हर किरदार का अपना एक बैकग्राउंड है, एक बैक स्टोरी है, जबकि कहानी एक शॉर्ट फिल्म की तरह है। वो जीवन के किसी एक खास अंश, किसी एक स्पेसिफिक घटना या एक तीव्र भावना को फोकस में रखती है। सही कहा। जैसे प्रेमचंद की ही एक और कहानी है ईदगाह। वो सिर्फ एक छोटे बच्चे हामिद और उसके चिमटे के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और बस चंद पन्नों में वो दिल पर एक इतनी गहरी चोट कर जाती है। एकदम सटीक। और इसी कल्पना की दुनिया में, फिक्शन में ही, एक विधा ऐसी है जो पढ़ने से ज्यादा देखने के लिए बनी है, नाटक, जिसे हमारे यहाँ दृश्य काव्य कहा गया है। नाटक की असली परीक्षा कागज पर नहीं होती, बल्कि मंच पर, स्टेज पर दर्शकों के सामने होती है। लेकिन मैंने पढ़ा कि माध्यम यानी मीडियम के बदलते ही नाटक का पूरा शिल्प, पूरा ढांचा कैसे चरमरा कर एकदम नया रूप ले लेता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, हर मीडियम की अपनी डिमांड होती है। मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था रेडियो नाटक। मैं सोच रहा था, जब वहां कोई सेट नहीं है, कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, कोई लाइट नहीं है, क्या वहां लेखक के एक तरह से हाथ नहीं बन जाते? अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो यही तो माध्यम की असली ताकत है। रेडियो नाटक में लेखक की चुनौती सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वहां सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ध्वनि यानी साउंड पर निर्भर है। वहां तो एक्सप्रेशंस दिखते ही नहीं है। वही ना, मंच पर अगर कोई एक्टर गुस्से में है तो वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी आंखों से घूर कर डर पैदा कर सकता है। लेकिन रेडियो पर तो आंखें दिखती नहीं है, तो रेडियो पर लेखक को किसी दूसरे पात्र से खुल के कहरवाना पड़ेगा कि तुम मुझे इस तरह खूंखार नजरों से क्यों घूर रहे हो। वाह, ये पॉइंट है। मतलब जो काम स्टेज पर आंखें और चेहरा करते हैं, रेडियो पर वो पूरा का पूरा लोड संवाद यानी डायलॉग को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। एक दरवाजे के चरमराने की आवाज या पांव की भारी आहट और बैकग्राउंड में कोई सस्पेंस वाला म्यूजिक, सुनने वाले का दिमाग खुद ही अपने अंदर दुनिया का सबसे डरावना सेट तैयार कर लेता है। एकदम। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो टेलीविजन नाटक का व्याकरण रेडियो से और मंच से बिल्कुल अलग है। टीवी में क्या अलग होता है? टीवी में दर्शक मंच पर बैठे किसी सेट को एक साथ एक पूरे फ्रेम में नहीं देखता, वो कैमरा की आंख से देखता है। यहाँ डायरेक्टर तय करता है कि आपको कब किसी का पूरा चेहरा देखना है और कब सिर्फ गुस्से से कांपते हुए उसके हाथ। हाँ, फोकस शिफ्ट होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, टेलीविजन में रीटेक की सुविधा होती है, जो स्टेज पर लाइव एक्टिंग करने वालों को कभी नहीं मिलती। और इन सब से एक कदम आगे बढ़कर एक और रूप है जिसने मुझे सच में हैरान किया, नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्ले। मतलब इसमें तो कोई मंच ही नहीं है, कोई स्टेज ही नहीं है, ना कोई पर्दा गिरता है, ना कोई अंधेरा होता है। हाँ, इसका फॉर्मेट बिल्कुल रॉ होता है और इसका उद्देश्य भी बाकी नाटकों से एकदम अलग होता है। नुक्कड़ नाटक मुख्य रूप से प्रचारात्मक होता है, प्रोपेगेंडा बेस्ड। हाँ, ये आम जनता को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे सीधे सड़कों, चौराहों या फैक्ट्री के बाहर खेला जाता है। इसमें कोई खास सेट या प्रॉप्स नहीं होते। एक्टर्स सीधे भीड़ की आंखों में देखकर बात करते हैं और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मेन फोकस एंटरटेनमेंट नहीं होता? नहीं, इसका लक्ष्य मनोरंजन से ज्यादा किसी करंट सोशल इशू या ज्वलंत मुद्दे पर सीधा प्रहार करना होता है। इसी सब के बीच एक और चीज ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया जी। वो है एकांकी या वन एक्ट प्ले। इसका जन्म कैसे हुआ, वो हिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प लगी मुझे। अच्छा, बताइए आपको इसमें क्या इतना खास लगा? खास ये है कि एकांकी का जन्म किसी कलात्मक प्रयोग या आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट के कारण नहीं हुआ था, बल्कि घड़ी की सुइयों के कारण हुआ। घड़ी की सुइयां? हाँ, जैसे जब आधुनिक युग आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग कारखानों और दफ्तरों में लगातार पिसने लगे, किसी के पास इतना वक्त ही नहीं बचा कि वो फ्री होकर पूरी रात बैठकर 5 अंकों का लंबा नाटक देखें। पॉइंट है। इसलिए सिर्फ समय की कमी के कारण बिना सीन या अंक बदले एक ही घटना और एक ही लोकेशन पर बेस्ड छोटे नाटक डेवलप हुए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि साहित्य हमेशा हमारी घड़ी और लाइफ की स्पीड के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। ये बहुत ही गहरी बात पकड़ी आपने। साहित्य कोई जड़ या रुकी हुई चीज नहीं है, वो समाज की नब्ज पहचानता है।
जब समाज की लाइफस्टाइल बदलती है तो साहित्य अपना छोला बदल लेता है। एग्जैक्टली। खैर, अब तक हमने कल्पना और फिक्शन की उड़ान देखी, लेकिन जब हम इस फैंटेसी और कल्पना की दुनिया से बाहर निकलते हैं और यथार्थ की यानी रियलिटी की खुरदरी ठोस जमीन पर कदम रखते हैं, तब साहित्य का एक और बहुत विशाल रूप सामने आता है, जिसे हम कथेतर साहित्य या नॉन फिक्शन कहते हैं। यथार्थ का साहित्य, जहां कोई बनी बनाई या सोची हुई कहानी नहीं है, बल्कि असली जिंदगी, हार्ड फैक्ट्स, सच्ची अनुभूतियां और समाज की कड़वी सच्चाइयां हैं। बिल्कुल, और इसमें सबसे पहला नाम आता है निबंध का यानी एस्से का, जिसे हिंदी साहित्य में गद्य की कसौटी कहा गया है। कसौटी क्यों? निबंध को कसौटी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लेखक को अपनी भाषा और अपने विचारों को बहुत ही क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक और कसकर रखना होता है। ये सिर्फ इधर-उधर की रैंडम जानकारी नहीं है, ये लेखक की सोच और उसके आंतरिक व्यक्तित्व का एक सीधा रिफ्लेक्शन होता है। आप निबंध में छुप नहीं सकते। चुपने से याद आया, इसी कथेतर साहित्य में दो ऐसी विधाएं हैं जिन्हें लेकर अक्सर लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। संस्मरण यानी मेमोयर और रेखाचित्र यानी स्केच। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। संस्मरण तो समझ आता है कि किसी की पास्ट की यादों पर आधारित एक डिटेल मेमोरी है, लेकिन ये रेखाचित्र आखिर क्या भला है? शब्दों से चित्र या स्केच कैसे बनते हैं? इसे ऐसे समझिए, रेखाचित्र असल में एक पेंटर के कुछ चुने हुए स्ट्रोक्स की तरह होता है। इसमें लेखक बहुत ही कम शब्दों में किसी इंसान, चीज या दृश्य का ऐसा सिंबॉलिक वर्णन करता है कि वो पूरी की पूरी तस्वीर पढ़ने वाले की आंखों के सामने तैरने लगे। मतलब बहुत ही टारगेटेड होता है। हाँ, जैसे महादेवी वर्मा के रेखाचित्र पढ़िए। वो किसी बहुत ही आम से गांव की महिला या यहाँ तक कि किसी जानवर का भी ऐसा रेखाचित्र खींचती हैं कि सिर्फ 2 पन्नों में आप उस किरदार की पूरी आत्मा को महसूस कर लेते हैं। इसमें लंबा डिटेल नहीं होता, बल्कि एक तीव्र गहराई होती है। अद्भुत। और इसी रियलिटी की जमीन पर दो और बहुत भारी विधाएं खड़ी हैं। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी और जीवनी यानी बायोग्राफी। जीवनी तो चलो क्लियर है कि किसी और महान या फेमस इंसान की लाइफ का एक रिसर्च्ड बेस्ड और न्यूट्रल वर्णन है। लेकिन आत्मकथा, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? नोट्स में कहा गया है कि आत्मकथा में लेखक खुद अपने जीवन की कहानी लिखता है और उसमें उसे अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों को क्रूर ईमानदारी के साथ उजागर करना होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये इंसानी तौर पर पॉसिबल भी है? ये बड़ा सॉलिड सवाल है। वही ना, जब कोई इंसान खुद अपनी ही कहानी लिख रहा हो तो क्या वो अनजाने में ही सही कुछ कड़वे सच छिपाकर खुद को एक हीरो की तरह पेश नहीं कर देता? क्या वो अपने गलत फैसलों को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता होगा? ये एक बहुत ही शानदार और धारदार सवाल उठाया आपने, और सच कहूं तो यही आत्मकथा की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी चुनौती भी है। एक सच्ची आत्मकथा लिखना अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन करने का सबसे कठिन टेस्ट है। वही ना, अपना खुद का लॉयर बन जाता है आदमी। बिल्कुल, लेखक को अपने ही ईगो से, अपनी पब्लिक इमेज बचाने की जो आदत होती है, उसे लड़ना पड़ता है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लेखक हुए हैं जो सच में खुद को बिना किसी सेल्फ डिफेंस के नंगे सच के साथ पन्नों पर उतार पाए हैं। और शायद इसीलिए कथेतर साहित्य इतना कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन इसी नॉन फिक्शन में कुछ ऐसी विधाएं भी हैं जिनका जिक्र आजकल बहुत कम होता है, पर वो बहुत पावरफुल हैं। जैसे किसी की पर्सनल डायरी या किसी के चिट्ठे, पत्र साहित्य और साक्षात्कार या इंटरव्यू। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। मुझे हमेशा ये सवाल हिट करता था कि एक किसी इंसान की प्राइवेट डायरी या दो लोगों के बीच की पर्सनल चिट्ठी अचानक से साहित्य का रूप कैसे ले लेती है? वो साहित्य इसीलिए बन जाती है क्योंकि जब कोई लेखक अपनी पर्सनल डायरी लिखता है तो वो दुनिया में किसी दर्शक या ऑडियंस के लिए नहीं लिख रहा होता। वो अपने लिए लिखता है। सही, वो उस वक्त अपने सबसे अकेले और सबसे सच्चे पलों में होता है। उसमें उस युग की जो अनफिल्टर्ड सच्चाई होती है ना, वो किसी बड़ी हिस्ट्री की बुक में नहीं मिलती। हाँ। इसी तरह जब हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक पिता के अपनी बेटी को लिखे गए निजी पत्र नहीं रह जाते, वो एक पूरे युग के दर्शन और उस समय के थॉट प्रोसेस का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। और साक्षात्कार भी तो ऐसा ही है, जहां अच्छे सवालों के जरिए किसी व्यक्ति के मन की दबी हुई परतों को खोला जाता है। लेकिन इन सबके बीच
एक विधा ऐसी निकली जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, रिपोर्टाज। हाँ, रिपोर्टाज एक बहुत ही सेंसिटिव विधा है। ये पत्रकारिता और साहित्य का एक बहुत ही दर्दनाक मेल है। दर्दनाक इसीलिए क्योंकि रिपोर्टाज का जन्म ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी भयानक त्रासदियों और महामारियों के ठीक बीच में हुआ था। उस समय बहुत फास्ट और क्विक रिपोर्टिंग की जरूरत थी दुनिया को। हाँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ रूखे और ड्राई फैक्ट्स काफी नहीं थे। नॉर्मल पत्रकारिता तो आकर कह सकती है कि गांव में बाढ़ आई और 10,000 लोग बेघर हो गए, लेकिन रिपोर्टाज क्या करेगा? रिपोर्टाज ये बताता है कि उस टूटे हुए मलबे के बीच एक छोटे से बच्चे का एक टूटा हुआ जूता पड़ा था। फणीश्वर नाथ रेणु का एक हिंदी रिपोर्टाज है, रिंझन हंझल। वो इसका एक ऐसा उदाहरण है जो रोंगटे खड़े कर देता है। वहां वो सिर्फ बाढ़ का पानी गांव में घुसने की खबर नहीं देते, बल्कि लोगों की आंखों में तैरते हुए उस खौफ और उस लाचारी को ठीक वैसे का वैसा शब्दों में उतार देते हैं। फैक्ट्स तो हैं ही, लेकिन एक बहुत ही कलात्मक और भावनात्मक गहराई के साथ। बिल्कुल, वो ऐसी रिपोर्टिंग होती है जो सीधे आपके दिल पर चोट करती है, और यही तो कथेतर साहित्य की असली ताकत है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात, जब इस कथेतर साहित्य को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की बारी आती है, तो एक बहुत ही बड़ी और खौफनाक चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनुवाद, यानी ट्रांसलेशन की चुनौती? हाँ। ओहो, ये अनुवाद एक ऐसा विषय है जो मुझे हमेशा से एक भूल-भुलैया लगता है। मतलब हमने देखा है कि चलो फिक्शन या कहानी का ट्रांसलेशन फिर भी कुछ हद तक संभाला जा सकता है, क्योंकि कहानी का जो इमोशन है वो थोड़ा यूनिवर्सल होता है। लेकिन कथेतर साहित्य, खासकर संस्मरण, आत्मकथा या निबंध, इसका अनुवाद करना तो एकदम लोहे के चने चबाना जैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें स्थानीयता, कल्चर और रियलिटी के बहुत ही ठोस और डीप रेफरेंसेस होते हैं। लेखक की अपनी जमीन, उसका बचपन, उसके इलाके की खुशबू उन शब्दों में इस तरह घुली मिली होती है कि आप सिर्फ एक डिक्शनरी खोलकर वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में अटक गया था। पानी और जल। अच्छा। अब डिक्शनरी में आप देखेंगे तो इन दोनों का ही अंग्रेजी अनुवाद वाटर निकलेगा। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन जब मुहावरों या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात आती है, तो क्या कोई ट्रांसलेटर पानी उतारना, जिसका मतलब किसी की बेइज्जती करना होता है, और जल चढ़ाना, जिसका मतलब किसी मंदिर में पूजा करना होता है, क्या इन दोनों का अनुवाद सिर्फ वाटर वर्ड का इस्तेमाल करके एक जैसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। अगर अनुवादक ने सिर्फ डिक्शनरी की भाषा देखी और उस कल्चर के रेफरेंस को नहीं समझा, तो अर्थ का पूरा अनर्थ हो जाएगा। वही तो। इसीलिए कथेतर साहित्य के एक सक्सेसफुल ट्रांसलेटर को सिर्फ दोनों भाषाओं की ग्रामर नहीं आनी चाहिए, उसे टारगेट लैंग्वेज के पूरे समाज, वहाँ की कल्चर, वहाँ के इतिहास और वहाँ के ऑडियंस के इंटेलेक्ट की एकदम डीपली समझ होनी चाहिए। ट्रांसलेटर को उस लेखक का एक तरह से साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। यानी अनुवादक का काम सिर्फ शब्दों के कपड़े बदलना नहीं है, बल्कि उस कही अनकही सच्चाई और उस कल्चरल आत्मा को एक भाषा से सेफ तरीके से निकालकर दूसरी भाषा के नए शरीर में जिंदा रखना है। अनुवादक एक तरह से एक ब्रिज है, एक पुल है, जो दो बिल्कुल अलग सभ्यताओं और उनके तजुर्बों को आपस में जोड़ता है। बहुत खूब कहा आपने। और हमारी ये पूरी चर्चा हमें घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पर ले आती है कि साहित्य वास्तव में इस समाज का एक सजीव आईना है। बिल्कुल। मौखिक परंपराओं से लेकर लोक साहित्य के गानों तक, और फिर शिष्ट साहित्य के बड़े बड़े उपन्यास, नाटक, निबंध और रिपोर्टाज तक, इनमें से हर एक रूप ने इंसान के इन बदलते हुए एक्सपीरियंसेस को, उसके दर्द और उसकी उम्मीदों को रिकॉर्ड किया है। तो जो लोग हमारे इस गहन अध्ययन को सुन रहे हैं, आज हमने सच में बहुत कुछ सुलझाया है। हमने ही महसूस किया कि कैसे उन गांवों की चौपालों से निकलकर हमने ग्रामर से बंधे हुए शिष्ट साहित्य के इतने कॉम्प्लेक्स रूप घड़े। हाँ। हमने फिक्शन की उदानों के पीछे छुपी टेक्निक्स को समझा और नॉन फिक्शन की उस ठोस और कभी-कभी चुभने वाली रियल जमीन को भी टेस्ट किया। हमने ये भी देखा कि कैसे एक पुरानी डायरी का फटा हुआ पन्ना पूरी दुनिया का साहित्य बन सकता है। ये सफर हमें ये भी दिखाता है कि हम इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने गुजरते हुए वक्त को बचाने के लिए कितने बेचैन रहते हैं, फिर चाहे वो किसी महान नेता की आत्मकथा हो या किसी भयानक बाढ़ और युद्ध का रिपोर्टाज। बिल्कुल सही बात है। और बस खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर रुख करना चाहता हूं जो इस पूरी डीप चर्चा के बाद से मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। कैसा विचार? देखिए, हमने देखा कि साहित्य हमेशा अपने दौर की टेक्निक और करंट जरूरतों से ही पैदा होता है।
रेडियो आया तो तुरंत रेडियो नाटक बन गया। लोगों के पास वक्त कम हुआ, कारखाने खुल रहे तो शॉर्ट वन एक्ट प्ले या एकांकी बन गई। युद्ध हुए तो रिपोर्टाज का जन्म हो गया। हाँ, ये पैटर्न तो है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आज के इस बिल्कुल नए दौर में, जहां हमारी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया के छोटे छोटे पोस्ट्स, बस 15 सेकंड की रील्स और चारों तरफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरी हुई है, ऐसे में साहित्य की वो कौन सी बिल्कुल नई विधा होगी जो ठीक इस वक्त हमारे बीच जन्म ले रही है? ये सच में एक बहुत ही रेलेवेंट और डीप पॉइंट है। क्या आने वाले कल का साहित्य कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स तय करेंगे? क्या इंसान की ये जो लगातार कम होती हुई अटेंशन स्पैन है, ये साहित्य का कोई ऐसा अजीब सा नया रूप बनाएगी जिसकी हम आज बैठे बैठे कल्पना भी नहीं कर सकते? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इंटरनेट के इस दौर में जहां कोई भी आम इंसान अपनी कोई भी बात बिना किसी ग्रामर की टेंशन के पूरी दुनिया तक सेकंडों में पहुंचा सकता है, वहां शिष्ट साहित्य की वो एलिटिस्ट बाउंड्री और लोक साहित्य की उस गांव वाली सामूहिकता के बीच की वो जो पुरानी लकीर थी, क्या वो अब पूरी तरह मिट जाएगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है। क्या इंटरनेट पर आग की तरह वायरल होने वाले ये मीम्स और क्राउडसोर्स्ड पोस्ट्स ही हमारे फ्यूचर का नया लोक साहित्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ही नहीं बल्कि हर उस आम इंसान को थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए जो कहानियों से थोड़ा भी प्यार करता है। सही कहा। शायद आज से 500 साल बाद जब कोई फ्यूचर जनरेशन हमारे आज के इन पलों को सहेजने और समझने की कोशिश करेगी, तो वो ना तो शायद कोई डिजिटल तस्वीर होगी और ना ही मेरी या आपकी छपी हुई कोई पेपर की किताब, बल्कि यादों को सेफ रखने का कोई बिल्कुल ही नया अजीब सा तरीका होगा। क्योंकि शब्दों और आवाजों का ये जो सफर है, ये कभी रुकता नहीं है। ये बस अपना चोला, अपनी शक्ल बदल लेता है। एकदम पॉइंट की बात है। तो आज के इस सफर में बस इतना ही। इस आखिरी विचार के साथ आप सब अपनी खुद की खोज और अपने आसपास चल रहे इस नए साहित्य की पहचान जारी रखिए। फिर मिलेंगे।